हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नया टॉपिक लेके आए। उस टॉपिक का नाम है धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता है घनत्व का मतलब क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे किसका घनत्व ज्ञात करना है? धारा का। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई भी वायर है, ये वायर है, इसके अंदर कितनी धारा जा रही है, उसका घनत्व क्या है, तो वो ज्ञात करने के लिए अपने धारा घनत्व से अपने उसको बता सकते हैं। अब धारा घनत्व जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले मान लो कि इसके अंदर इस वायर में टोटल कितनी धारा जा रही है, तो वो धारा घनत्व से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या जा रही है? धारा आई, और इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह तो अपने क्या लिखेंगे? धारा, क्योंकि यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? धारा ज्ञात करनी है। और वी आयतन, तो यहाँ पे जो है ये अपना क्षेत्रफल है, तो रो की जगह पे आ जाएगा जे। जे मतलब है धारा घनत्व। ठीक है, तो जे मतलब धारा घनत्व, धारा आई आ जाएगी और क्षेत्रफल ए हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चालक में एकांक बिंदु क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा का मान को धारा घनत्व। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये सूत्र कब लगेगा? जब धारा और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। बराबर, मतलब ये धारा जा रही है तो उसका क्षेत्रफल उसके लंबवत लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और लंबवत ना हो तो उसके लिए दूसरा सूत्र लगाएंगे जो अपने नीचे अभी पढ़ेंगे। तो तुमको धारा घनत्व का मतलब पता होना चाहिए कि कोई भी वायर है, उस वायर में एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण मतलब एक समझाने का तरीका बताया हुआ है कि यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला वायर। तो ये वायर में कैसा है कि स्टार्टिंग वाला भाग जो है वो क्षेत्रफल में छोटा है, फिर इसके बाद में उसका क्षेत्रफल बड़ा, और उसके बाद में क्षेत्रफल उससे ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल को A1 माना, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3। ठीक है, और पहले वाले भाग में जो करंट होगा उसको माना I1, फिर माना I2, फिर माना I3। बराबर। अब धारा तो सब में समान ही होगी, क्योंकि एक ही तरह की धारा जा रही है, एक ही तरह का मान है। मान लो 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर सब में जा रही है, तो धारा का मान तो सेम ही होगा, मतलब I1, I2, I3 बराबर I होगा। बराबर, लेकिन क्षेत्रफल सब जगह पे अलग अलग है, मतलब घनत्व का मान वो अलग होगा। तो पहला घनत्व मान लिया J1, J2 और J3। बराबर। अब अपना सूत्र क्या है? सूत्र है J बराबर I अपॉन ए। अब देखो, इस सूत्र से अपने सब कुछ पता चल जाएगा कौन सी जगह जो है ज़्यादा घनत्व वाली होगी, J1 वाली होगी, J2 वाली होगी कि J3। अब देखो, ये सिंपल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि कोई भी चालक में यदि धारा का मान बढ़ाया जाए तो घनत्व का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरा ये बता रहा है कि ए का मान ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा, तो घनत्व का मान कब हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ए का मान बढ़ रहा है तो जे का मान जो है वो कम हो जाएगा, और ए का मान कम है तो जे का मान बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे क्षेत्रफल कम है वहाँ पे धारा घनत्व का मान ज़्यादा होगा। तो इसमें देखते हैं तो सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा भाग है? ये वाला A1। तो A1 जो है वो कम क्षेत्रफल वाला, मतलब J1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा धारा घनत्व वाला होगा। फिर इसके बाद में A2 वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में J3, मतलब सबसे ज़्यादा धारा घनत्व J1 में होगी, फिर J2 में, फिर J3। ठीक है, दूसरा भी रीज़न ये है कि देखो
तीनों को ध्यान से देखो, A1, A2 और A3। देखो A1 में क्या है कि इसका क्षेत्रफल कम होने की वजह से जितने भी करंट है वो पास पास में, A2 में दूर दूर है और A3 में उससे भी दूर, मतलब A1 में धारा ज़्यादा है क्योंकि प्लस देखो ज़्यादा है, तो मतलब I का मान थोड़ा ज़्यादा होगा। तो I का मान ज़्यादा होगा तो J का मान भी ज़्यादा होगा। तो दोनों को अपने ध्यान में ले तो सबसे ज़्यादा जो है धारा घनत्व J1 में होगा, फिर इसके बाद में J2, फिर इसके बाद में J3। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि क्षेत्रफल जो है वो धारा के लंबवत है। ठीक है। अब ये जो धारा घनत्व है, सिंपल सी बात है कि धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि उसमें दिशा का मान वो होना जरूरी है, कौन सी दिशा में धारा जा रही है तो वो पता होना चाहिए। तो J जो है वो एक सदिश राशि है और अपने को सूत्र पता है कि J बराबर I/A। I मतलब करंट किस में होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होता है और धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और उसकी जो दिशा है वो धारा की दिशा में ही होती है। बराबर। अब इसके बाद में दूसरा है कि मान लो कि धारा और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत नहीं है। ठीक है ना, अभी मैंने तुमको बताया कि धारा और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत है तो अपने ये वाला सूत्र लगा सकते हैं J बराबर I/A। लेकिन मान लो कि धारा और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत नहीं है। जैसे मान लो कि ये कोई भी मान लेते कि कोई भी वायर है या कुछ ऐसा, तो उसमें धारा इस तरह से बह रही है और इसका लंबवत मैं ज्ञात करूँ तो इसका लंबवत तो ऐसे होता है। ठीक है, तो धारा ऐसे जा रही है तो अपने देखते हैं कि धारा I इस साइड जा रही है, इसका क्षेत्रफल ये होता है। मैंने तुमको 11वीं क्लास में भी बताया था कि कोई भी वस्तु होती है उस वस्तु के लंबवत जो होता है, लंबवत दिशा जो होती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे भी ये जो है एक वायर है, उसका लंबवत जो होगा वो ये जो लंबवत होगा उसका एरिया क्षेत्रफल होगा। तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण A है। बराबर। तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण A है। तो अपने क्या करेंगे, इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा कि देखो ये A जो है ये मान लो x एक्सिस है, तो A इसके साथ में कौन बना रहा है, मतलब ये थीटा कौन बना रहा है, तो A की जगह पे अपने क्या करेंगे A cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा सूत्र हो जाएगा J बराबर I और अपॉन में हो जाएगा A cos थीटा, ये हो जाएगा I बटे में A cos थीटा, मतलब थीटा जो है वो दोनों के दिशा के घटक बता रहा है। अब देखो ये आ गया J बराबर I अपॉन A cos थीटा, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो I बराबर हो जाएगा J A cos थीटा, और cos थीटा है अब इसको हटा देंगे तो वेक्टर लग जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा कि धारा बराबर जो होता है वो होता है धारा घनत्व गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सूत्र मिला I बराबर J वेक्टर अपॉन A वेक्टर। I मतलब धारा, J मतलब धारा घनत्व और A बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, अल्प क्षेत्र में मतलब मान लो छोटा सा धारा ज्ञात करनी है तो इसका इंटीग्रल कर लेंगे और A की जगह पे अपने dA का मान रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में है अपवन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ये छोटे छोटे पार्ट है सब। ठीक है, तो अपवन वेग जो होता है वो Vd, धारा घनत्व होता है J, मतलब Vd और J में क्या संबंध है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो लास्ट लेक्चर में अपने ने एक सूत्र डिस्क्राइब किया था I बराबर NeAVd, बराबर। तो I बराबर NeAVd। अब जो है वो A जो है वो इसके भाग में लेके जाते हैं, इसके नीचे लेके जाते हैं A को। तो A को भाग में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा I बटे में A इक्वल टू NeVd, और I अपॉन A क्या होता है अभी जस्ट अपने ने डिस्क्राइब किया, I अपॉन A होता है J, तो यहाँ पे आ गया J। तो J बराबर NeVd। तो देखो यहाँ पे Vd और J बराबर N क्या है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई मतलब है इलेक्ट्रॉन और वी डी मतलब है अपवन वेग। तो यहाँ पे देखते हैं तो वी डी जो है वो जे के समानुपाती है, मतलब कोई भी चालक वायर है उसके अंदर अपवन वेग का मान ज़्यादा होगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये अपने ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में गतिशीलता, मोबिलिटी, ठीक है। तो गतिशीलता, मोबिलिटी जो है, गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा चार्ज है जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपने गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता का मान किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने ने जो लास्ट टाइम सूत्र पढ़ा था वी डी बराबर, ये स्टार्टिंग में अपने ने पढ़ा था, वी डी बराबर माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए टो अपॉन ए, बराबर। तो अब क्या करते हैं अपने कि इसका मोड कर देते हैं, ठीक है। वी डी का मोड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस स्मॉल ए कैपिटल एम ई टी अपॉन एम, इसका मोड करेंगे तो नीचे अपने को ये आ जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो ई है विद्युत क्षेत्र, इसको नीचे लेके आते हैं, तो वी डी अपॉन ई हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ई टू अपॉन एम। अब यहाँ पे वी डी अपॉन ई मतलब अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसको अपने गतिशीलता कहते हैं। देखो उसका परिभाषा भी यही है कि अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं और गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वी डी अपॉन ई की जगह पे आ जाएगा म्यू और ई जेड अपॉन एम, मतलब इसको अपने क्या बोलेंगे, गतिशीलता कहेंगे, बराबर। तो ये गतिशीलता का सूत्र हो गया। ये मतलब छोटे छोटे पार्ट है जो कहीं पे भी सवाल में या कोई भी जगह पे अपने उसका यूज जो है कर सकते, उपयोग कर सकते। फिर इसके बाद में आता है विभवांतर और अपवन वेग में संबंध, ठीक है। विभवांतर मतलब वी, अपवन वेग मतलब वी डी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो अपवन वेग का सूत्र अपने को पता ही है, वी डी बराबर माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपॉन एम, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन एल, E बराबर V अपॉन एल। तो ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक वायर लगा हुआ, उस वायर को बैटरी से जॉइन कर दिया। अब वायर की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है, ठीक है। अब एक साइड प्लस वाला सिरा, एक साइड माइनस वाला सिरा है, बराबर। तो प्लस वाले सिरा और माइनस वाला सिरा है तो इसके बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ये विभवांतर और वायर की लंबाई एल, इन दोनों के अनुपात करो तो मुझे इस वायर में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो मुझे पता चल जाएगा, बराबर। मतलब यहाँ पे इस वायर का विद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। ये अपने ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर जो होता है V बाय एल होता है। तो यहाँ पे E की जगह पे अपने ने क्या रखा, माइनस V बाय एल। अब ये E की जगह पे अपने रख देते। अब E कहाँ है, यहाँ पे E की जगह पे रखेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्मॉल ई का स्मॉल ई की जगह पे आया V बाय एल और टो एम ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे अपने को ये वाला सूत्र देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो अपवन वेग और विभवांतर दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अपवन वेग को बढ़ाने पर विभवांतर जो है वो बढ़ेगा, बराबर। और यहाँ पे टो जो होता है अपने को पता ही है, विश्रांति काल होता है। वी मतलब विभवांतर होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल मतलब चालक की लंबाई मतलब वायर की लंबाई, और एम मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान। फिर इसके बाद में आता है प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, बराबर। प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा को रोकने वाला। ठीक है, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में अड़चन लाने वाला, बाधा लाने वाला, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, कि मान लो कि अलग अलग तरह के चालक होते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। ठीक है, तो सब में विद्युत धारा प्रवाहित कर सबको मैं बैटरी से ज्वाइन करता हूँ, तो सब में समान तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहीं पे ज़्यादा तेज विद्युत धारा उत्पन्न होगी, कहीं पे स्लो होगी, कहीं पे मीडियम, तो इस तरह से सब में अलग अलग होगी। तो ये किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध पे निर्भर करता है, बराबर ना। तो कोई भी मतलब चालक है, उसको दोनों विभवांतर से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे, तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा को अपने क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो अब अपने को पता ही है, ओम्स लॉ पढ़ा ही था आपने ने। तो ओम्स लॉ क्या कहता था कि V बराबर आई आर, बराबर V बराबर आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा? V बाय आई, बराबर। तो R बराबर V बाई आई यहाँ पे आ गया। अब इसका V मतलब क्या था? वोल्ट, I मतलब होता है एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। और ये साइंटिस्ट थे ओम, जिसने प्रतिरोध का आविष्कार किया था, इसलिए इसका मात्रक ओम भी है। ठीक है, अब ये किलो ओम होता है तो 10 की घात 3 ओम, मेगा ओम होता है तो 10 की घात 6 ओम, ये सब बातें हैं। अब इसमें ओम की परिभाषा क्या कहती है? ओम की परिभाषा ये कहती है कि ये जो सूत्र है R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई में समीकरण नंबर 1 में यदि V बराबर मैं 1 वोल्ट रख दूँ और I बराबर 1 एम्पियर रख दूँ, तो मुझे रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? 1 ओम मिलेगा। मतलब ये 1 ओम की परिभाषा होगी। 1 ओम की परिभाषा होगी कि किसी भी चालक वायर में, चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करने पर उसके अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पे आया R बराबर 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर बराबर आ गया 1। ठीक है, फिर इसके बाद में है चालकत्व, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है, चालकत्व मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो। और प्रतिरोध मतलब होता है कि उस चालक वायर में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालना। तो यहाँ पे प्रतिरोध और चालकत्व दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्योंकि चालक वाला वायर जो होता है वो विद्युत धारा को अच्छे से प्रवाहित करता है, और प्रतिरोध वाला, ज़्यादा प्रतिरोध वाला जो वायर होता है वो धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, तो वो तो यहाँ पे चालकत्व और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मतलब 1/R जो होगा उसको अपने चालकत्व G कहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इसका उल्टा हो गया, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस को व्युत्क्रम में करेंगे, 1 अपॉन में रखेंगे तो वो चालकत्व में बदल जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा, रेजिस्टेंस का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, जिसको अपने मो बोलेंगे, MHO, मो। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपने ने जो पार्ट पढ़ा वो सिंपल पार्ट था। ठीक है, और ये सब बातें जो है छोटे छोटे सवालों में आती है,
तो बहुत इजी टॉपिक ही है चैप्टर नंबर 3, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें से 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो भाग है वो तुमको अच्छे से नोट्स में लिख देना है और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और जो लास्ट टाइम अपने ने पढ़ा था अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुमको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, और याद करना है।